आज 18 मार्च है। मेरे राजनीतिक सामाजिक जीवन में 18 मार्च का अत्यधिक महत्व है। 2016 में इसी दिन मेरी सरकार को गिराने की कोशिश और विधानसभा में हमारी पार्टी में एक बड़ा दलबदल करवाने की केंद्र सरकार की कोशिश प्रारंभ हुई। कुछ लोगों ने दलबदल किया। मन उद्विग्न होता है, मगर साथ साथ कुछ ऐसे पहलू भी हैं जो इसके साथ जुड़े हुए, जिसको लेकर के मन में प्रसन्नता के भाव भी आते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि देश के इतिहास में कोई भी ऐसी सरकार, ऐसा मुख्यमंत्री जिसकी सरकार बर्खास्त हुई हो, राष्ट्रपति शासन जहाँ लगा हो, वो पुनः बिना निर्वाचित हुए या बिना शपथ लिए मुख्यमंत्री नहीं बना। मेरे साथ ये 2 बार हुआ और एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत माननीय हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ। एक बड़ी जीत थी उत्तराखंड कांग्रेस की, हमारे सहयोगी साथियों की, जिन लोगों ने अपनी एकजुटता से कुछ साथियों के बिछुड़ने के बावजूद भी, उनके धोखा देने के बावजूद भी संभव बनाया इसको। ये एक सकारात्मक पहलू है। और लोकतंत्र के दृष्टिकोण से देखिए तो भारतीय लोकतंत्र के लिए 2018 से जो चुनौती प्रारंभ हुई है, वो चुनौती न्यायिक प्रक्रिया के तहत संसदीय लोकतंत्र की विजय के रूप में पढ़नी चाहिए। एक बर्खास्त मुख्यमंत्री फिर से बिना शपथ लिए पधारे। तत्कालीन केंद्र सरकार, जिसका लोटस ऑपरेशन एक के बाद एक सरकारों को रौंदता हुआ चल रहा था, उसको झटका लगा। हिमाचल और दिल्ली और कर्नाटक की सरकारें बच गई। फिर राष्ट्रपति शासन लगाने और इस तरीके से सरकारों को बर्खास्त करने का केंद्र सरकार हौसला नहीं कर पाई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय या हाई कोर्ट का निर्णय उनके सामने एक बड़े आईने के रूप में खड़ा हो गया, जिसके आलोक में वो हिम्मत नहीं जुटा पाए। यूँ तो उत्तराखंड की जनता ने भी 2014 से जो विजय रथ भाजपा का प्रारंभ हुआ था, उस पर ब्रेक लगाए थे। 3 विधानसभा के चुनाव में हमको विजयी बनाकर, कांग्रेस को विजयी बनाकर, जिसके लिए मैं उत्तराखंड की जनता जनार्दन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसका एक उज्जवल पक्ष ये भी है, जिसको आप मेरे मन की सांत्वना के रूप में देख लीजिए या पार्टी की उपलब्धि के रूप में देख लीजिए। एक बड़ी टूट हुई, कुछ बड़े बड़े नेता चले गए, मगर 2017 के चुनाव में हमारा वोट प्रतिशत वही बना रहा लगभग जो 2012 में हमको सत्ता में लाया था। और आप पूरे उत्तरी भारत में देख लीजिए या जहाँ जहाँ चुनाव हुए और भाजपा जीती, वहाँ कहीं भी इतने मत प्रतिशत के साथ न 2017 में न 2022 में उनको चुनौती झेलनी पड़ी। इसका अर्थ है कि इस घटनाक्रम ने कांग्रेस को एकजुट किया और जनता को सचेत किया। ये अलग बात है कि सत्ता और धन की ताकत के आगे हम 2017 में भी पराजित हो गए और 2022 में भी पराजित हो गए। छल छद्म, कुछ झूठ,
जो बड़े पैमाने पर बड़े लोगों द्वारा रचे गए उसका परिणाम रहा। लेकिन जो व्यथित करने वाला पक्ष है वो ये है कि जिस गति से चल रहे थे हम, राज्य का विकास जिस रास्ते पर हम डाल रहे थे वो रास्ता भटक गया। जिस उद्देश्य को लेकर के राज्य बनाया गया था, हिमालयी राज्य के रूप में जो कल्पना थी, उस कल्पना को सार्थक करने के लिए हमने कई पहले प्रारंभ की और एक साधनहीन राज्य को स्वावलंबी बनाने की दिशा में भी पहल प्रारंभ की। यदि आप 2013 की स्थिति देखिए और आर्थिक स्थिति का अवलोकन करिए और 2017 में जिस समय भाजपा पुनः सत्तारूढ़ हुई उत्तराखंड में, उस समय की स्थिति का अवलोकन करिए तो आपको साफ लगेगा कि 2014 से लेकर के 2016 की सरकार ने एक स्वावलंबी उत्तराखंड बनाने के लिए, एक आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने के लिए हिमालय की तर्ज पर, हिमाचल की तर्ज पर काम प्रारंभ किया। हमें इस बात की भी खुशी है कि हमारी नेता ने, जब मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए देहरादून आ रहा था तो मुझसे कहा था, हरीश तुमसे एक अपेक्षा है कि केदारनाथ, मुझसे सीधे कहा, तुम महत्व जानते हो ना केदारनाथ का भाई? बोले केदारनाथ में तुम्हारे पूर्ववर्ती पूर्णतः विफल हो गए, एक दाग लग गया, तुमको उस स्थिति को संभालना है और पुनर्वास और पुनर्निर्माण के काम को अंजाम देना है। मैं तुम्हें ये दायित्व सौंप गया और मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने उस काम को 1.5 वर्ष के अंदर ही करके दिखाया। और लोग कहते थे कि 4 धाम यात्रा को भूल जाइए 10 साल के लिए, केदारनाथ को तो 10 साल के लिए भूल जाइए, 3 साल के लिए 4 धाम यात्रा को भूल जाइए। और हमने न 4 धाम यात्रा व्यवधानित होने दी और न पुनर्निर्माण और पुनर्वास के काम में कोई दिक्कत आई। हमने उसको पूरी संलग्नता के साथ पूरा किया। इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि हमने इससे आगे बढ़ करके जिस उत्तराखंडियत के सपने के साथ राज्य बना था उसको भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। आज भराड़ीसैंण का विधानसभा भवन, जहां अब हमारे जाने के बाद एक ईंट भी नहीं लग रही, केवल शाब्दिक श्रद्धांजलि दी जा रही है। श्रद्धांजलि में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 6 वर्षों से कुछ हो नहीं रहा है, कुछ घोषणाएं मात्र हैं कानून। तो भवन आज भी कह रहा है कि हाँ, कोई सरकार थी जिसने मेरी उपयोगिता को समझा और उत्तराखंडियत की शान को ऊंचा उठाने का प्रयास किया। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि कभी जब इतिहास विश्लेषण करेगा तो एक बर्खास्त मुख्यमंत्री पुनः मुख्यमंत्री हो जाए और वो भी इतने शक्तिशाली केंद्र सरकार के सम्मुख ये सब संभव हो जाए, तो लोग उस समय कहीं कहीं मन पर कहेंगे, मेरे कटु आलोचक भी कहेंगे, वाह कांग्रेस, वाह हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार। हमें ये सब हमारे जो साथी रहे हमारे साथ, उनकी एकजुटता से संभव हुआ। एक बड़ी बात। दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत आई जो हमारा बजट है, जिसका मुझे रंज है, मन में गम है कि जिसे विधानसभा ने पारित कर दिया था, हो गया। गवर्नर कहें राष्ट्रपति जी की अनुमति के लिए भेजा है, राष्ट्रपति जी कहें केंद्र सरकार के पास लीगल ओपिनियन के लिए भेजा है। 4 महीने तक सरकार तो वापस हो गई, लेकिन हम भटकते रहे और एक नया इतिहास बना। फिर
उत्तराखंड की छोटी सी विधानसभा में कि एक पूर्ण बजट दूसरी बार पारित हुआ। तब तक काम करने के दिन निकल गए। जो हमने बजट में प्रस्ताव किए थे उन प्रस्तावों को लागू नहीं कर पाए। आज जब राजस्थान के अंदर 19 ज़िले बनाने की घोषणा हुई तो मुझे याद आ रहा है हमने 9 ज़िलों के लिए 100 करोड़ रुपए की भी व्यवस्था की। लेकिन राजनीतिक परिस्थितियाँ ऐसी हो गई कि कुछ दबावों के चलते हमको उस मामले को 9 ज़िले और 2 कमिश्नरी के मामले को पीछे डालना पड़ा। भराड़ीसैन में आगे नहीं बढ़ पाई चीज़ें। उत्तराखंडियत के कुछ चीज़ों को अब नए मुख्यमंत्री कुछ लेने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो लीग बनेगी नहीं बनेगी जिसके लिए राज्य बना। कहीं ऐसा न हो कि चीज़ें वहीं पर रुक जाएं और हम एक स्टीरियोटाइप, एक ऐसे राज्य बन करके रह जाएं जो राज्य उत्तर प्रदेश या दूसरे राज्य हैं। हम उसी रास्ते पर चल पड़े। हमने अलग रास्ता चुनने के लिए ये छोटा सा राज्य बनाया था। हिमाचल हमारे लिए मॉडल था। आज नॉर्थ ईस्ट उस मॉडल को अपना रहा है, मगर उत्तराखंड अभी दोराहे पर खड़ा है। तो ये मुझे कम है। घटनाक्रम को लोगों ने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए अपना। मैंने बहुत कोशिश की कि चीज़ें सुधरें। मैंने केंद्रीय नेतृत्व से भी बात करने का प्रयास किया, लेकिन कुछ लोग अपने को थोपना चाहते थे केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर, और कुछ लोग ऐसे थे जिनकी हर मांग को पूरा कर दिया, मगर वो कभी संतुष्ट न होने वाली आत्मा है। और मुझे बहुत, जब मैं उस दिन के घटनाक्रम को 16-18 तारीख के घटनाक्रम पर विवेचन करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि किस तरीके से लोगों ने सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र किया। ऐसा नहीं है हमने उनके षड्यंत्र को फेल करने की कोशिश की। हमने पहले दिन जब विधानसभा चल रही थी तो भाजपा के विधायकों ने स्पीकर के ऊपर कागज़ फेंके, किताबें फाड़ डाली, बहुत हंगामा खड़ा किया तत्कालीन लीडर ऑपोजिशन के नेतृत्व में। मैंने जो हमारी संसदीय कार्य मंत्री थी उनसे आग्रह किया कि क्या हम प्रस्ताव करके इनका निलंबन करवा दें, ताकि जो आसन्न संकट है सरकार के ऊपर हमको कुछ समय मिल जाएगा। उन्हें कहा नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये निलंबन करना एक एक्सट्रीम स्टेप है, इसको न उठाएं, क्योंकि वो बड़ी थी, उनका अपना अनुभव था। हमने दूसरे दिन जब फिर खतरा देखा तो फिर ऐसी स्थिति पैदा हुई जिसमें सामान्यतः विपक्ष उत्तेजित होता, क्योंकि उनके एक विधायक को गिरफ्तार कर लिया था पुलिस ने। मगर वो समझ गए कि कहीं आज भी हमने ये किया तो ऐसा ना हो कि कुछ सदस्यों को निलंबित करके हमारा बहुमत रुक जाए। मेरी नज़र कुछ लोगों पर थी, जो लोग मेरे पास आ करके कसम खा रहे थे। एक ने तो कसम खाई कि केदारनाथ की कसम, हम आपके साथ रहेंगे। एक ने मेरे पास आ करके 10 काम करवाए, आदेश करवाए और कहा हम आपके साथ हैं। लेकिन मेरी सूचना ये कह रही थी कि अभी इनके पास वो बूटी नहीं पहुंची है, ये बूटी का इंतज़ार कर रहे हैं। एक व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने अपना बिल पायलट किया, उसको पास करवाया, मगर कहीं न कहीं जो बहुत सयाना होता है तो उनसे भी चूकें हों। यदि उस समय जब विभागीय अनुदानों पर बातचीत हो रही थी, उस समय वोटिंग करवाते तो सरकार बच नहीं पाती, क्योंकि उस समय तक इसलिए वोटिंग नहीं करवाई क्योंकि इनके पास संख्या बल नहीं हो रहा था।
उनके साथ नेगोशिएशन चल रहा था कि ड्यूटी की मात्रा कितनी हो, और फिर ये अनुमान नहीं लगा पाए कि जो विनियोग विधेयक होता है, विनियोग विधेयक का अर्थ है कि आपने जो बजट पारित किया है उसको निकालने की आप सरकार को सदन अनुमति देता है, उसमें सामान्य तौर पर वोटिंग नहीं करवाई जाती, उसमें स्पीकर का विवेक, जब तक आप स्पष्ट और डिवीज़न न माने। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा हुआ कि उनको ये मालूम नहीं था कि हम स्थिति को समझ रहे हैं। वो जब तक इशारे लेते और इशारे करते, जब तक दो लोगों को बूटी मिलने की सूचना उन तक जाती, तब तक विनियोग विधेयक प्रस्तुत भी हुआ और संसदीय कार्य मंत्री जी ने चतुराई से ये कहा कि इसको मैं उससे प्रार्थना करूंगी कि इसको बिना किसी डिस्कशन के पारित कर लिया जाए। स्पीकर के सामने कोई ऑप्शन नहीं था, उन्होंने सीधे उसको सदन के पास के सम्मुख रखा और कहा उसको जो 3 वाचन में उसको पारित करवा करके उसको पारित घोषित कर दिया और सदन को एडजेंट कर दिया। जब पारित घोषित होने की घोषणा आई तब तक इनके पास सूचना मिल गई थी कि बूटी पहुंच गई है। शायद एक ही सदस्य के पास पहुंची थी, क्योंकि दूसरी सदस्य जो केदारनाथ की शपथ ली थी वो जाना नहीं चाह रहे थे। उनको सदन में जिस तरीके से खींच करके ये व्यक्ति ले गए, हमारे एक मंत्री ने उनसे कहा क्या कर रहे हैं, तो उनको जिस तरीके से खींचा गया वो एक उदाहरण है। जिन शब्दों का उपयोग किया गया वो बड़े दुखद शब्द हैं, मैं उनका वाचन नहीं कर सकता, मगर उनको खींचा गया, लेके गए। मगर दूसरे सदस्य को बूटी मिलने की सूचना मिल गई थी, शायद उनकी पत्नी का टेलीफोन आया था जो हाउसी के अंदर आया, तो वो खड़े हो गए और यहाँ भी वो चूक कर कि जब सदन एडजर्न हो गया तो उसके बाद उन्होंने आवाज़ उठाई, और आवाज़ उठाने के बाद उन्होंने स्पीकर महोदय को, गवर्नर महोदय को जो पत्र भेजे, वो पत्र में दस्तखत किए कांग्रेस के सदस्य के रूप में, और लेटर हेड का इस्तेमाल किया भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के और लीडर अपोजिशन के उसका, और फिर किस तरीके से उनको एक चार्टर प्लेन में दिल्ली ले जाया गया, एक होटल में ठहराया गया, वो सब घटनाक्रम है। फिर किस प्रकार से एक जाल प्रपंच रच करके एक तथाकथित स्टिंग करवाया गया, उसके पात्र भी सबके सामने हैं, राजनीति के अंदर सब दिखाई देते हैं। लेकिन फिर एक ही दिन के अंदर जांच भी पूरी कर गई, फॉरेंसिक जांच भी पूरी हो गई, और गुवाहाटी से सरकार लौट भी आई, राष्ट्रपति शासन लगा, मंत्रिमंडल की बैठक भी होगी, राष्ट्रपति शासन भी लगा दिया गया। ये सब घटनाक्रम लोगों के सामने है। ये कुछ ऐसे पक्ष हैं, मैं इसलिए इन पक्षों को आपके सामने ला रहा हूँ कि एक व्यक्ति के रूप में हरीश रावत को संतोष है, मगर एक राज्य के रूप में, एक समाज के रूप में आपको जरूर इस पर विचार करना है कि क्या जो कुछ हुआ वो उचित था, क्या वो उत्तराखंड के हित में हुआ। जो आज चुनौतियां उत्तराखंड के सामने हैं, शायद उन चुनौतियों का स्वरूप आज कुछ दूसरा होता। जिस रास्ते पर हम ले करके जा रहे थे, उस रास्ते पर शायद हम बहुत आगे बढ़ गए होते। हम एक स्वावलंबी राज्य बनने की दिशा में जो अग्रसर थे, हम दूसरे राज्यों के लिए एक मॉडल बन सकते थे, एक उदाहरण बन सकते थे। हमसे ये सारे सहयोग छीन लिए गए। जिन लोगों ने छीना, अब उनका दायित्व है, क्योंकि सबसे इस प्रसंग में नुकसान यदि किसी को हुआ है
उत्तराखंड के बाद कांग्रेस को नुकसान हुआ है। सत्ता से बाहर है कांग्रेस 6 साल से। हमारे कार्यकर्ताओं को मुकदमे लग रहे हैं, उनके काम छीन लिए गए हैं, उनके साथ कई लोग, हजारों लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा कर दिया गया है। कई तरीके से इस समय हमारे कार्यकर्ता प्रताड़ित हैं। 2027 तक एक लड़ाई लड़नी है। भगवान से मेरी प्रार्थना है कि हम मिलजुल करके 2017 में जो कुछ हमसे छीना गया, उत्तराखंड से छीना गया, उसको 2027 में प्राप्त कर सकें। उसके लिए भगवान बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, भगवान माँ काली, जागन्नाथ जी हमको आशीर्वाद दें। बूढ़ा कैलाश सब हमको आशीर्वाद दें, मेरी प्रार्थना है। लेकिन एक चुनौती है उत्तराखंड के सामने भी और कांग्रेस के सामने भी। अब इस लड़ाई को कैसे लड़ा जाए, आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस पर दोनों को चिंतन करना चाहिए। उत्तराखंड को इसलिए कि उत्तराखंडियत खो जाएगी तो राज्य बनाने का जो मूल उद्देश्य था, जिसके लिए लोग बलिदान हुए, जिसके लिए माता बहनों ने इतना बड़ा त्याग किया, वो तिरोहित हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा, बिखर जाएगा। और कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, हम कितनी दिक्कतों में हैं वहाँ के कार्यकर्ता। क्या उनके चेहरे पर उनकी तरफ देखिए। यदि 2027 तक हम सत्ता में वापस नहीं आए तो फिर किस दिशा की तरफ उत्तराखंड में कांग्रेस चली जाएगी, कह नहीं सकते। तो इसलिए मैं आज बहुत भारी मन से आप सबसे मुखातिब हूँ, कांग्रेसजनों से भी मुखातिब हूँ और जनता जनार्दन से भी मुखातिब हूँ। गलत लोगों को यदि प्रश्रय दें, धन की ताकतों को, षड्यंत्र की ताकतों को, कूट रचना करने वाली ताकतों को यदि आप प्रश्रय देंगे तो इस छोटे राज्य के अंदर अस्तित्व लाभ भटक जाएंगे, सब कुछ परिणाम। मैं कांग्रेस के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को चिन्हित करिए और जो आना चाहते हैं, हमारे साथ हैं, उनसे कहिए कि बिना प्रायश्चित के कभी भी आगे फल की कामना नहीं की। 2016 का किसी को तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। हरीश रावत भी प्रायश्चित कर रहा है। मैं इसीलिए इस उम्र में भी जहाँ कांग्रेस कहती है, जहाँ जो आवश्यकता होती है, वहाँ खड़ा होता हूँ। इसलिए होता हूँ क्योंकि मैं एक परिवर्तन चाहता हूँ। ये 2022 में आ गया होता तो शायद मैं कुछ और दूसरा रास्ता, दूसरा कोई मुकाम ढूंढ रहा होता। लेकिन अब 2027 तक मैं भी उस संघर्ष में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हो करके अपने कहीं पर जो मेरी कमजोरी रही हो, मुझसे कहीं पर कोई चूक हुई हो, उसको दूर करने का प्रायश्चित कर रहा हूँ। और दूसरे लोगों को भी प्रायश्चित करना चाहिए। जिन लोगों से जहाँ चूकें हुई, बहुत सारे लोगों से चूक, यदि कभी कहने की आवश्यकता पड़ी तो वो कहा भी जा सकता है। बहुत सारी गलतियाँ लोगों ने की इस दौर के अंदर, आज भी गलतियाँ कर रहे हैं। मैं गर्व के साथ कह रहा हूँ कि 2014 से 2016 तक जो हमने शुरुआतें की, कांग्रेस की सरकार ने जो शुरुआतें की, वो एक ऐसा आईना है जिस आईने को जब भी हम भाजपा को दिखाएंगे, उनके किसी मुख्यमंत्री को, उनकी किसी सरकार को दिखाएंगे, उनको शर्मिंदगी होगी। और मगर हम पार्टी के तौर पर उस आईने को उनको दिखा नहीं रहे। आइए सब सम्मिलित रूप से उस आईने को उनको दिखाएं, ताकि उनको निरंतर याद रहे कि उत्तराखंड का रास्ता क्या है। उत्तराखंडियत है, एक समग्र उत्तराखंडियत है जो नारसन से लेकर के भटवाड़ी तक
और जसपुर से लेकर के मुंशियारी तक सबको जोड़ने वाली जो उत्तराखंडियत है, गन्ने से लेकर के मडुए तक की जो उत्तराखंडियत है उसको हम बुलंदियों की तरफ लेकर के जा सकें। जय हिंद।